नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। जासूसों, आतंकियों के मददगारों और स्लीपर सेल्स पर लगातार कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सरकार की तरफ से आप देखिए एक्शन मोड में आते हुए किस तरह से कार्रवाई ताबड़तोड़ हो गई है। आम तरह के ये स्लीपर सेल्स होते हैं। जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा जैसे आतंकी कई संगठन स्लीपर सेल्स में आप देखिए किस तरह से भर्ती करते हैं और उसके बाद अपने स्लीपर सेल से काम करवाते हैं। क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, कोई पता नहीं होता है। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई देश के अंदर चल रही है, जहां पर आईएसआई एजेंट को भी गिरफ्तार किया गया है। पहले यहां पर आप देखिए बेरोजगार, फिर पासपोर्ट बनवाए जाते हैं। अब जासूस यहां पर बनकर नौमान बैठा था। 4 बार पाकिस्तान जा चुका है। जासूसों, आतंकियों और स्लीपर सेल्स पर ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं और पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा को भी गिरफ्तार कर लिया है। जासूसी के आरोप इस पर भी लगे और भी कई नाम सामने आए हैं। लेकिन फिलहाल बताते चलें, लगातार देखिए किस तरह से ये स्लीपर सेल देश के अंदर काम कर रहे हैं। इन पर मंथन करना बहुत जरूरी होता है। देखिए स्लीपर सेल्स का जो इस्तेमाल है कई तरह के काम के लिए किया जाता है। प्राथमिकता स्तर पर अगर बात की जाए तो ये जासूसी कर सूचना इकट्ठी करते हैं। उसके बाद आतंकी संगठनों को आप देखिए किस तरह से पूरी इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। यानी कि आतंकी संगठन के जो लोग हैं, शहर में सिर छिपाने के लिए सुरक्षित ठिकानों की तलाश करना भी इनका एक अहम काम रहता है। और साथ साथ देखिए आतंकी बैठकों के लिए जगह अरेंज करना, आतंकी हमलों में मदद करना और उसके साथ साथ हमले के लिए शहरों में बम प्लेस करना और संगठन के लिए कई नई भर्तियों में सहायता करना, इनका काम यहां पर रहता है। लेकिन फिलहाल ताबड़तोड़ कार्रवाई अब देश के अंदर पूरी तरह से जारी कर दी गई है। स्लीपर सेल्स पर अब गाज गिरना शुरू हो गई है। आतंकियों के मददगारों पर गाज गिरना शुरू हो गई है। और साथ साथ देखिए किस तरह से अब यहाँ पर आम आदमी की तरफ है ये स्लीपर सेल्स जो है काम करते हैं। स्लीपर सेल्स यानी कि आतंकियों और वो दस्ता जो आम लोगों के बीच में रहता है। आतंकियों के शीर्ष नेतृत्व से आदेश आने के बाद हरकत में आ जाता है और स्लीपर सेल में शामिल आतंकियों को पकड़ना काफी चुनौती भरा काम होता है। कारण यह है कि आम लोगों के बीच में आम आदमी की तरह होते हैं, लंबे समय तक ये आम जिंदगी जी रहे होते हैं और हो सकता है कि आपके आसपास ये रह रहे हों, किसी स्टूडेंट या फिर जॉब वर्कर के रूप में, मजदूर या रेहड़ी पटरी लगाने वालों के रूप में और किसी मॉल दुकान में नौकरी करने वालों के रूप में या फिर कोई बिजनेस करने वाले, ये किसी भी रूप में हो सकते हैं। स्लीपर सेल जज्बाती होते हैं। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें ये जान देने से भी नहीं चूकते हैं। तो आतंकवादी संगठन इन्हीं स्लीपर सेल्स को एक्टिव करके देश को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। और अब आप देखिए जिस तरह से आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया गया, जिसमें बताया गया कि कैराना के मोहल्ला बेगमपुरा निवासी नौमान इलाही पहले बेरोजगार था, फिर पिता का काम संभाला। यहीं से पाकिस्तान में बैठे आईएसआई एजेंट इकबाल काना के संपर्क में आया और पाकिस्तान का जासूस बन बैठा। जांच पड़ताल में खुलासा हुआ कि अब तक 4 बार पाकिस्तान जा चुका है और उसके बाद देखिए आधार ठीक कराने के लिए प्रिंट आउट निकालने का काम भी करता था और जिस तरह से पासपोर्ट बनाने की भी बात हो रही है, तो कई ऐसे लोगों पर अब गाज गिरना लाजमी हो गई है। 4 बार पाकिस्तान का नौमान जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान जा चुका है। रिश्तेदार या फिर रैकेट है, किस तरह का ये काम हो रहा था, क्योंकि 2017 से पहले 4 बार ये पाकिस्तान गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबसे ज्यादा सक्रिय आईएसआई नेटवर्क जो है वो देखा गया है और यही का जो आप देखिए किस तरह से अब कार्रवाई को अंजाम दिया गया। लेकिन फिलहाल एक्टिव और डीएक्टिवेट मोड पर ये काम करते हैं, क्योंकि उस वक्त तक ये शांत होते हैं जब तक पीछे से कोई इन्हें इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती कि आपको अगला टारगेट यहाँ पर ये क्लियर करना है, यहाँ तक आपको इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देना है। और जब वो मैसेज पास होता है उसके बाद स्लीपर सेल्स यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं। तो जाहिर तौर पर देखिए देश के अंदर अब कार्रवाई को तेज कर दिया गया है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर भी गंभीर आरोप लग गए हैं। आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस तरह से तमाम ऐसे लोग हैं जो मददगार बने हुए हैं आतंकवादियों के, उनके लिए भी एक बड़ी चेतावनी है कि आप जिस तरह से काम कर रहे हैं बहुत जल्दी गाज आप लोगों पर भी गिरने वाली है। तो चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। कमांडर भूषण धीमान हमारे साथ रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत कमांडर भूषण जुड़ने के लिए। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। आदर्श गुप्ता हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं कमांडर भूषण आप ही के पास आऊंगी। स्लीपर सेल्स, इन्हें पकड़ना देश के लिए और एनआईए के लिए भी कितनी चुनौती है?
क्योंकि एक्टिवेट होने का पता नहीं चलता है, डीएक्टिवेट मोड पर ये काम करते हैं। अनम्यूट कर बॉडी लीजिए में जी, भी कई ऐसी चीज बोलिए बोलिए। इंसान की बॉडी में भी कई ऐसी चीजें होती हैं जो इनएक्टिव रहती हैं। हम्म। को ट्रिगर मिलता है तो एक्टिव हो जाती हैं। कई छुपी हुई बीमारियां, ये बीमारियां हैं ये। और ये बीमारियों को पकड़ने के लिए बाहर पुलिस, मिलिट्री, सीआरपीएफ, रॉ, इंटेलिजेंस ब्यूरो कितना भी करे, जब तक आम नागरिक, जब तक मैं मेरे पड़ोसी की चाल चलन को, मेरे पड़ोसी की हाव भाव को मैं नहीं ट्रैक करूंगा, तो मैं अपनी ड्यूटी एज ए सिटीजन, नागरिक नहीं निभा रहा हूं। ये हमारे सबकी ड्यूटी है। हमें क्या फर्क पड़ता है? और हम ये इनको एक्सपोज करने में, आम नागरिक एक्सपोज करने में अगर आगे आएगा, देखिए पुलिस के भी खबरी होते हैं, जब खबरियों को इनाम भी मिलता है और कोई खतरा भी नहीं है, तो जब तक ये चीज नहीं होगी तो ये स्लीपर सेल हमारे देश के लिए दीमक जो है, छुपी हुई दीमक, ये बहुत भारी खतरा रहेंगे। और मैं आपको बता दूं, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जैसे आपने कहा कि किराना में वो अनएम्प्लॉयड थे, जी। पासपोर्ट बनाया, आधार बनाया, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से। आप 2016 की, 9 साल पहले की किरण रिजिजू जी की स्टेटमेंट पार्लियामेंट में पढ़िए। 2.5-2 करोड़ ऐसे लोग हैं भारत में। वो अभी 9 साल पहले, अब तो उनका 3.5 करोड़ 4 करोड़ नंबर हो गया है। और ये जो है स्लीपर सेल पूरे भारत में है, हर जगह है। तो अबला जो हमारा दूर, ये जो अंदर के दुश्मन है, इनके ऊपर नकेल नुकेल कसना बहुत लंबा काम है, भारी काम है। और ये हमें करना पड़ेगा, जो शुरू कर दिया है। ठीक बहुत है, अच्छी बात है जो कर दिया है। ठीक है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, ये काम कर दिया है, लेकिन ओजीडब्ल्यूज पर कार्रवाई तो हो ही रही है, आतंकवादियों पर भी कार्रवाई हो रही है। स्लीपर सेल्स की जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि डीप कवर एजेंट जो होते हैं, पता ही नहीं चल पाता है कि वो कहाँ पर हैं, किस तरह से उन्हें पकड़ना है, जिसके लिए बहुत चुनौतियां रहती हैं। लेकिन अब जो अभियान छेड़ा गया है, इससे पहले भी आपने देखा था कि 2021 में एनआईए की तरफ से किस तरह से सक्रिय मूड दिखाते हुए इन लोगों पर कार्रवाई भी की गई। अब देश के अंदर जो लोग यहाँ पर दीमक की तरह काटने के लिए लगे हुए हैं, उन पर कार्रवाई करना जरूरी है, क्योंकि दुश्मन से तो निपट लिया जाएगा, घर के अंदर जो दुश्मन बैठे हुए हैं उनसे कैसे निपटेंगे? आशा जी, अच्छी बात तो यह है कि हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, जो पुलिस की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं, एलआईयूज, बहुत शानदार काम कर रही हैं। लेकिन हमें इस पर फूक फूक कर कदम रखना पड़ेगा। होता यह है कि जैसे ही आपने इस कड़ी में एक को पकड़ा, तो तुरंत उस कड़ी में दाएं बाएं के लोग गायब हो जाते हैं। जी। तो शायद काफी सारे देशों में ऐसे जो अरेस्ट होते हैं उसको ज्यादा पब्लिक के सामने नहीं लाया जाता, क्योंकि जैसे ही आप इसको पब्लिक के सामने लाएंगे तो इन कड़ियों में इनका जो चेन है, और एक एक व्यक्ति का जो चेन है वो लिंक आगे 4 से होता है, वो 4 का लिंक आगे 16 से होता है, वो पूरी चेन टूट जाती है। तो मेरी हिसाब से तो अगर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज वाकई प्रोफेशनल तरीके से बात कर रही हैं, तो अपनी कामयाबी को फिलहाल पब्लिक डोमेन में लाने से थोड़ा आस्ते धीरे से काम करें, कामयाबी को अपने डिपार्टमेंट के अंदर ही रखें। हाँ आशा जी, अभी होगा ये कि इनकी जब इंटरोगेशन हो जाएगी तो सबसे पहले होता है कि इनका साइकोलॉजिकल प्रोफाइल सोचना पड़ता है कि इन्होंने इसको किया क्या, इनको क्या तकलीफ थी कि इन्होंने एक भारत के खिलाफ एक विदेशी एजेंसी के साथ अपना हाथ मिलाया। क्योंकि जब हम किसी ऐसे स्लीपर सेल के एजेंट को पकड़ते हैं तो हमारा उद्देश्य वो स्लीपर एजेंट नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि उसके आसपास के जो एनवायरनमेंट है उसको अध्ययन करके ये अध्ययन करना कि ये लोग क्यों बार बार विदेशी आईएसआई के कब्जे में आ रहे हैं। क्या इनको धन का लोभ दिया जा रहा है? हाँ। क्या इनको
भारत सरकार से कोई कंप्लेन है? क्या ये किसी जाति विशेष या धर्म विशेष से संपर्क रखते हैं? ठीक है। क्या बात है कि ये गद्दारी पर आ गए? आदर्श जी। क्योंकि आपने जो हाँ गिनाए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भविष्य में 200-300 जो बनने वाले हैं उनको रोकना। ठीक है। जी आदर्श जी, एक बड़ा सवाल उन्होंने छोड़ दिया कि सबसे पहले तो इनकी परेशानी समझने की जरूरत है कि कहां पर परेशानी है, कहां पर कमियां रह गई है कि इस तरह से ये लोग कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आशा जी, देश के अंदर गद्दारों की कभी कभी नहीं रही, लेकिन बड़ी अच्छी बात कही कैप्टन ने जी। कि देखना पड़ेगा ये क्यों उनसे हाथ मिलाते हैं। लेकिन एक बात, बड़ी बात इन्होंने कही कि धर्म की बात, आज तक हम शायद इसी लाइन पे चल रहे थे कि धर्म के नाम पे कोई स्लीपर सेल बने हैं और ज्यादातर जम्मू कश्मीर में ही हमारी आदर्श नजर जी, होती थी। आप अपनी बात लेकिन कंटिन्यू अगर कीजिएगा, लेकिन रुकेंगे आज जो छोटे सामने से ब्रेक। मैं कह रहा था कि धर्म की बात पे हम पहले इसी एक लाइन पे चल रहे थे, लेकिन जिस तरह से ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया है हिसार से, एक यूट्यूबर है, 2 लाख इसके फॉलोअर है, और वो भी देश के साथ गद्दारी कर रही है। ये बहुत सुनी है कि उसका लिंक पाकिस्तान में आईएसए के साथ कैसे बना। ये सुनी नहीं है कि हर आदमी पाकिस्तान जो जाता है वो आईएसए के हाथ मिलाने जाता है या उनके साथ मिल जाता है। कुछ ना कुछ बात तो होती है जिसके पीछे ये मजबूर हो जाते हैं, जब किसी चीज के लिए काम करते हैं। बार बार यहाँ पे हम जम्मू कश्मीर में आपकी डिबेट में हमेशा यही कहते रहे कि हमारी जो सबसे बड़ी हमें कमजोरी जो है वो स्लीपर सेल जो ओवरग्राउंड वर्कर है उनकी वजह से आ रही है। आतंकवादी आते हैं, खाना भी मिलता है उनको, रहने को भी जगह मिलती है, पानी भी मिलता है उनको, कहाँ से मिल रहा है, कौन दे रहा है, और ये कहाँ छुप जाते हैं। ये चीजें सामने आ रही थी। लेकिन जिस तरह से अब सिक्योरिटी फोर्सेस का दबाव बढ़ रहा है, अब इनसे निकलेगा। देवेंद्र सिंह कैथल गया, कैथल से डिस्चार्ज से किया, 2 बार पाकिस्तान गया, तो उसका मतलब ये तो नहीं हो गया पाकिस्तान जाने से वो आए से बहुत इम्प्रेस हो गया पाकिस्तान से और भारत के साथ उसको नफरत पैदा होगी। ये सब चीजों के पीछे कुछ ना कुछ है। अब ये एक चेन बनी हुई है, जिस तरह से कैप्टन साहब ने कहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। एक चेन है ये, इस चेन के साथ जुड़ेगा आप, इनके साथ जब इनकी इन्वेस्टिगेशन होगी, ये चेन के लिंक जो है कड़ी से कड़ी मिलती जाएगी। वो कड़ी से कड़ी पता चलता जाएगा कहाँ से कहाँ कोई गया है और क्या रीजन था, कौन है वो वहां पे जो इनको बार बार वहां पे ले जाता है, और कौन है जो देश के साथ गद्दारी करने के लिए मजबूर करता है। क्या पैसा ही सब कुछ है या इसके पीछे कुछ और बात है? ये चीजें जो है इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगी, लेकिन बहुत बड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। अब ज्यादा देर जो है नहीं लगेगी। आप देखिए, जब कश्मीर की बात करते हैं, जब कश्मीर अभी जो सरकार ने फैसला किया वीजा कैंसिल कर दिए, कितने लोग वापस गए हैं? कुछ ही लोग वापस गए हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान से आए हुए, बांग्लादेश से आए हुए, रोहिंग्या आए हुए कितने बसे हुए हैं, उनका क्या भरोसा है? लेकिन आदर्श जी, फिर सवाल तो उन पर भी बनता है ना, जो डॉक्यूमेंटेशन हो रही है यहाँ पर। अब कमांडर भूषण, जिस तरह से ग्रुप कैप्टन एक सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक चेन है, चेन को तोड़ना नहीं है, चेन को पूरी को पकड़ना है, तो इसलिए पूरी आप इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे हैं उसे हाइड करना है, हाइड करके आपको ये पूरी कार्रवाई करनी है। उसी तरह से हथियारों पर भी बात चली जाती है कि जो डील हो रही है बाहर की कंपनीज के साथ या फिर बाहर के देशों के साथ, जिस तरह से 15 देशों ने अभी तक डील करने की बात कह दी है, तो आपको नहीं लगता है कि अपनी चीजें कुछ हाइड करने की जरूरत है? हमारे कुछ ऐसे हथियार जो बहुत ही आप देखिए मारक क्षमता वाले हैं, दूसरे स्लीपर सेल्स की जो है, तो हाइड करके काम करने की जरूरत है। कौन सी डील की बात करें आशा जी, क्षमा करें समझा नहीं। हथियारों की जो डील हो रही थी 2022 में $375 बिलियन की तो सिर्फ फिलीपाइंस की तरफ से हुई थी, और अभी भी 15 देशों के साथ डील्स को लेकर बात हो रही थी कि भारत के जो हथियार हैं वो बहुत मारक क्षमता वाले हैं, तो हम सप्लाई कर रहे हैं। हाँ, ये तो देखिए आयशा जी, ये तो सिपरी वगैरह सस्ता है इंटरनेशनल। ये तो जो डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस एक्सपोर्ट होता है या डिफेंस इंपोर्ट होता है, ये आपको नेट पे ओपन मिलेगा। अभी आप भी आज भी ये साफ जाहिर है, हम इतना बना रहे हैं फिर भी 70% हमारे हथियार जो हैं विदेश से आते हैं। हम बढ़ रहे हैं उस तरफ के, फुल फ्लैग में आए हम। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, ये जो स्लीपर से पनपते हैं, आप शायद माने इस बात को, लोकल ऑफिशियल्स, हमारे आपके भाई मेरा भाई,
और इवन पॉलिटिकल पार्टीज, इनको शय देने में जो इनका रोल हो सकता है, क्योंकि ये आते हैं, जम जाते हैं, आधार कार्ड तो मेरा आपका भाई इनको बना के दे देता है, इलेक्शन कार्ड बना देता है 1000 रुपए लेके, राशन कार्ड बना देता है, ये सब ड्राइविंग लाइसेंस बन जाते हैं 4-5 हजार में। तो पैसे की लालच में ऑफिशियल भी काम कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, पुलिस हमारी बहुत सक्षम है, उनको एग्जैक्टली पता है कौन कहाँ क्या है। पर मैंने ये भी जानता हूँ मैं, तो कोशिश करते हैं इनको प्रोसिक्यूट करने की, इनको कानून के शिकंजा कसने की। तो कई बारी, हमेशा नहीं, कई बारी पॉलिटिकल फोर्सेस भी सामने आती हैं। क्यों? ये वोट बैंक है, आप समझे इस बात को, ये बहुत जरूरी है। इसमें इतने भारी फैल गए, दिमाग की तरफ फैलते इसमें भी जा रहे हैं। ये भी हमें देखना होगा, कठोर कानून बने, जो पकड़ा जाए, चाहे ऑफिशियल हो चाहे कोई हो, उसको बहुत सख्त सजा हमारे खुद के बंदों को जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। यूके देवनाथ जी, अब डॉक्यूमेंटेशन पर बात आ गई है कि जो डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, किस आधार पर बन रहे हैं? जी हाँ, होता यह है कि जब भी डॉक्यूमेंट बनते हैं तो जैसे आधार की बात हम कर रहे हैं या ड्राइविंग लाइसेंस की बात कर रहे हैं, आस्ते आस्ते भारत सरकार इस पर काम कर रही है। अभी हमने सुपर कंप्यूटर बना लिए हैं या प्रोसेस जारी है, जिसमें कि वो एक क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम पे काम करेगा और पूरे सिस्टम को खंगालता रहेगा। तो जैसे ही कोई आधार कार्ड बनता है तो वो उसके साथ जितने डॉक्यूमेंट हैं उनको भी खंगालता रहेगा। होता यह है कि जितने आधार कार्ड बनते हैं, समझिए कोई बांग्लादेशी आया भारत में या रोहिंग्या भारत में आया, तो वो अब ज्यादातर किराए के मकान में रहते हैं और जो एक फर्जी किराए का एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं और उसका एफिडेविट डाल देते हैं एज ए एड्रेस प्रूफ। तो हमारा जो ये सुपर क्रेयॉन टाइप एक क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम बन रहा है, उसमें जिसका भी एड्रेस प्रूफ एफिडेविट बेसिस पर है, वो भी किराए वाला एफिडेविट आधार कार्ड बनाने के लिए, तो तुरंत सिस्टम उसके ऊपर इंगित करेगा। एक और चीज जो अक्सर पता लग जाती है कि जो जैसे उसने आधार कार्ड बनाया, ड्राइविंग लाइसेंस बनाया, उसमें जो उसने अपना नाम दिया हुआ है, अपने माँ बाप का नाम दिया हुआ है, इन नामों को ये सिस्टम बहुत तेजी से खंगाल सकता है और देखता है कि उसके पहले किसी और सरकारी डॉक्यूमेंट में क्या इनका नाम आया था, जैसे राशन कार्ड। तो आज अगर कोई आधार कार्ड बना रहा है, आज अगर कोई ड्राइविंग लाइसेंस बना रहा है, क्या उस व्यक्ति का नाम, उसके पिताजी का नाम, दोनों को आप जब कंबाइन कर देंगे, क्या आज से 3 साल पहले, 5 साल पहले और किसी डॉक्यूमेंट में आया था सरकारी डॉक्यूमेंट? जैसे कि स्कूल का डॉक्यूमेंट हो गया, जन्म एंड मृत्यु का प्रमाण पत्र हो गया। तो हम आस्ते आस्ते इन सुपर कंप्यूटर्स की मदद से इनको पकड़ेंगे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ आधार के, देखिए, आउटसोर्स हो गए हैं। ये सारे आधार केंद्र अब आउटसोर्स हो गए हैं। ड्राइविंग लाइसेंस में इसमें भी आप कहीं चले जाइए, आरटीओ के ऑफिस के बाहर आपको एजेंट्स मिलेंगे जो कि आपसे कुछ पैसे लेकर करवा देते हैं ड्राइविंग लाइसेंस। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा। ऐसे आधार अब चुनौती तो और बढ़ जाएगी कि स्लीपर सेल के साथ निपटे, आतंकियों के मददगारों के साथ निपटे, जासूसों के साथ निपटे, या फिर देश के अंदर जो लोग डॉक्यूमेंट्स बनाने में मदद कर रहे हैं, एजेंट्स के साथ निपटे। ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है यूके देवनाथ जी, एक सेकेंड। आदर्श जी। आशा जी, एक सरकार अगर आम आदमी को सुविधा के लिए कुछ चीज देती है तो उसका गलत इस्तेमाल भी होना शुरू हो जाता है। हमें एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी करने का एक राइट्स मिला था। हम खुद ही कोई भी कॉपी है उसको सेल्फ अटेस्ट कर सकते हैं। पहले मजिस्ट्रेट अटेस्ट करता था, कम से कम मजिस्ट्रेट उसको देखता था, चेक करता था। अब कोई भी किसी भी डॉक्यूमेंट्स को देके उसको सेल्फ अटेस्ट करके दे देता है, उसको मान लिया जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, एक थोड़ा सा आप मुझे समय देंगे तो मैं बताऊंगा, यहाँ पे प्रिंटिंग यूनिट्स जो लगे हुए हैं, वो प्रिंटिंग यूनिट सब लगते हैं जहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, छपते हैं, प्रिंट करते हैं, उनके लिए बकायदा एक डिक्लेरेशन जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ली जाती थी, उसकी इंक्वायरी की जाती थी, पुलिस इंक्वायरी की जाती थी, सबसे सीबीआई की
सब पुलिस इंक्वायरी करने के बाद उसे डिक्लेरेशन दी जाती। आज ये पोजीशन बन गई है कि हर एक के पास कंप्यूटर है, हर एक के पास प्रिंटर पड़ा हुआ है, हर एक कोई अपने आप को प्रिंटर बन गया है। कहीं से भी कोई भी डॉक्यूमेंट बना लो, उसको जायज माना जाता था। पहले प्रिंटिंग प्रेस से जो चीज चलती थी, रणबीर हमारे गवर्नमेंट प्रेस है, वहां से चीज चलती थी। प्राइवेट जो प्रेस होते थे उनके लिए भी एक बाकायदा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से एक ऑर्डर जाता था, तब प्रिंट होता था। अगर कोई यहाँ पे आज भी कोई भी किसी से 4 पैसे ज्यादा देगा, कुछ भी प्रिंट करवा लो आप, उससे भी डिजाइनिंग करवा लो आप उसमें आधार कार्ड भी बाहर से बनाने की जरूरत है। तो आधार कार्ड बन रहे हैं, आपके डेथ सर्टिफिकेट्स बन गए हैं, आपके रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बन रहे हैं, उसी आधार पर डॉक्यूमेंट्स के आधार पे वो अपने सारे बाकी के डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं। ये एक सबसे बड़ी बात है, इसके ऊपर एक कंट्रोल होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। अगर कोई किसी सुविधा दी है, उसका नजायज जो फायदा उठाया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। यानी फिर वही बात आ जाती है ना कि आज तो डिफेंस एक्सपर्ट्स बैठे हैं, लेकिन टॉपिक कहीं और ही चला गया है। कमांडर भूषण, डिजिटलाइजेशन की जो बड़ी बात हो रही थी, कहीं ना कहीं फिर मिसयूज हुआ। आप ठीक कह रही हैं, हर चीज के 2 पहलू हैं, हर सहूलियत का पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड है। अब ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं तो साइबर फ्रॉड भी बढ़ रहे हैं, पर बशर्ते पर बहरहाल ये बात जरूर है कि कंप्यूटराइजेशन से काफी चीजें कंट्रोल में आएंगी। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि देखिए, ये नेशनल एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, अब ये बनेगा, इसमें सारी चीजें आ जाएंगी। ये बनने के इनिशिएटिव लेने को गई थी सरकार हमारी, आसाम में भी पूरा नहीं हुआ, और वहां पे कुछ ऑफिशियल्स ने डिक्लेयर करके सब मिली भगत से कुछ चंद लोगों को बोला कि हमारे सिटीजन नहीं है। तो बात यह है कि अगर कठोर कानून बनाया जाता है, और जैसे आधार कार्ड बनाने में कई साल लग गए, एनआरसी बनाना जरूरी है। बात वहीं से शुरू होती है। अपने पास नेशनल, अभी आप जैसे देखा, एक खबर आई थी कि कम से कम 5 लाख ऐसी औरतें हैं, पाकिस्तानी औरतें इंडिया में रह रही हैं, उनके खाविंद रहते पाकिस्तान में, बच्चे यहाँ पैदा हो रहे हैं और यहाँ की फैसिलिटी ले रहे हैं। क्यों? हमारे पास रिकॉर्ड ऑफ सिटीजन ही नहीं है। रिकॉर्ड ऑफ सिटीजन नहीं है तो पूरा सिस्टम बड़ा पोरस है। और इसके अंदर मैं फिर से कहना चाहता हूँ, ये मैं सोच रहा था गुप्ता साहब भी बोलेंगे इसके ऊपर, फिर से कहना चाह रहा हूँ, इसमें इस सब काम को लचर रखने वाले, इस सब काम को, इस काम में शय देने वाले कई पॉलिटिकल पार्टीज भी, सब नहीं, कई पॉलिटिकल पार्टीज भी इन्वॉल्व है। इतना ही कह के मैं छोड़ना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ भूषण जी जुड़ने के लिए। ध्रुव कैप्टन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य जी आपका भी धन्यवाद। आदर्श जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल जिस तरह से स्लीपर सेल्स पर कार्रवाई हो रही है, जासूसों पर कार्रवाई हो रही है, आतंकियों के मददगारों पर कार्रवाई हो रही है, सवाल यहाँ पर कमांडर भूषण की तरफ से ये छोड़ दिया गया है कि जो एनआरसी है वो भी अब हो जानी चाहिए, क्योंकि पता चलना चाहिए कि आखिर नेशनलिज्म की लिस्ट में कौन कौन आता है। जो लोग बाहर से आकर देश के अंदर रह रहे हैं वो किसी भी वक्त देश के लिए खतरा बन सकते हैं, तो सिक्योरिटी के लिहाज से काम करने की बहुत ज़रूरत है। और उसके साथ ही एक बड़ी बात ये कि अगर आप किसी भी तरह की कार्रवाई दुश्मन के लिए कर रहे हैं, उसे हाइड रख कर कीजिए, उसे उछालिए मत, क्योंकि इससे दुश्मन को चौकन्ना होने का समय मिल जाता है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।